गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला विद्युत, और इसमें हम लोगों ने जाना था कल संधारित्र को, तो वैद्युत धारिता इसको पढ़ा था। और ये वैद्युत चालन दूसरा चैप्टर हुआ कक्षा 12 की किताब से। आप ध्यान से देखें तो कक्षा 12 की रेडियो टीवी का ये दूसरा किताब है। और आज कल मैंने कुछ वीडियोस भी आपको पुराने, नए और आज के करंट भी दिए। और प्री बोर्ड की जो तैयारी हम लोगों ने मार्च में की थी वो भी था। और 11 के लड़कों ने होम एग्जामिनेशन दिया है, तो उनको लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर। वैद्युत चालन का मतलब, और इसमें बहुत ही आसानी क्वेश्चन आने वाले भी हैं। तो वैद्युत चालन हमारा क्या है, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो धारा क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा। किसी भी चीज़ में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं, तो आवेश की मात्रा मतलब आवेश जान ही रहे हैं आप, आवेश बटा समय, इसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। और ये मान लीजिए, इसे अगर हम लिखें तो I = Q/T, या कभी कभी Q = IT। तो इस तरह का छोटा सवाल भी पूछ सकता है, कितना आवेश है, इतने समय में प्रवाहित हुआ तो कितनी धारा हुई। तो ये Q = IT से हो जाएगा। और धारा का मात्रक सब लोग जानते हैं, एम्पियर होता है, तो इसे कूलम पर सेकेंड भी हम कहते हैं। तो 1 एम्पियर में अगर आप देखें तो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं पेज भी दूंगा इसका। और विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें कोई दिशा तो होती नहीं है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। क्योंकि इधर से आएगी, दोनों मिल के फिर इधर निकल जाएंगी, तो कोई धारा की दिशा नहीं होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें आता है, धारा घनत्व क्या है? तो धारा घनत्व को आप सीधे परिभाषित कर दीजिए, इसे J से दिखाते हैं, और ये I/A। तो अगर किसी से धारा गुजर रही है तो जो उसका एकांक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल और धारा के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछता है। और फैराडे का नियम देख लीजिए। तो फैराडे साहब बैटरी के ऊपर सारा नियम इनका बना हुआ। 2 नियम इनके बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोड, जैसे आपने बैटरी में इलेक्ट्रोड होता ही है, तो इलेक्ट्रोड से अगर कुल जो द्रव्यमान आपका मुक्त होता है धारा चालन में, तो जितना द्रव्यमान इलेक्ट्रोड से मुक्त होता है और वो द्रव्यमान समानुपाती होता है उसके अंदर जो संपूर्ण आवेश बह रहा है। तो जितना द्रव्यमान मुक्त हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड से, अपघटन की क्रिया होती है जब आप धारा प्रवाहित करेंगे रासायनिक, उसके अंदर बैटरी में आप देखेंगे, तो उसमें जितने भी पदार्थ का द्रव्यमान है कुल मुक्त हुआ, तो और वह द्रव्यमान Q के बराबर, Q के समानुपाती होता है कुल वैद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपाती होता है, या समानुपाती होता है, जो भी कह लें। तो यही फैराडे साहब का पहला नियम है। दूसरा नियम अगर आप देखें इनका, तो इनका दूसरा नियम भी वही है कि जो इलेक्ट्रोड पर कुल द्रव्यमान जो आपका है M, और उसके रासायनिक तुल्यांक W, जिसे हम रासायनिक तुल्यांक W कहेंगे, इसी के अनुपात को M/W को हम फैराडे का दूसरा नियम कहेंगे। बहुत साधारण सी चीज़ है। और इनका फैराडे साहब का नियतांक अक्सर पूछता है कि फैराडे साहब का नियतांक क्या है, तो वही W/Z। W/Z को हम फैराडे साहब का नियतांक कहते हैं। और W आपको बता ही दिया गया, रासायनिक तुल्यांक है। और आगे अगर हम देखें बढ़ें तो धीरे धीरे मतलब फैराडे नियतांक अगर आपसे पूछे तो F = W/Z। तो ये आपका जो है इसका फैराडे नियतांक इसी को कहते हैं। और आगे देखें आप, तो गैसों में विद्युत चालन कैसे होता है? तो गैसों में विद्युत चालन इसलिए होगा कि जैसे कि आप बल्ब लगाते हैं, पहले जो पीला वाला है, तो अब उसमें अगर एक निश्चित दाब है, लगभग 10⁻³ मिलीमीटर, तो उसके उच्च दाब की सीमा 10 मिलीमीटर से ऊपर भी होती हैं, तो गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इसमें विद्युत चालन प्रवाहित हो जाता है।
तो हर अंतरिक्ष में भी आप देखें तो हर समय कॉस्मिक किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। तो किरणों के कण आवेशित होते हैं, उनकी वेधन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो गैसों में विद्युत चालन इसी तरह से होता है कि जब निश्चित दाब रहेगा उसके अंदर, तो उसमें दाब की निम्न सीमा 10⁻³ नीचे तथा दाब की उच्च सीमा 10 मिलीमीटर, तो विद्युत की कुचालक हो जाती हैं। और इसे आप मान के चलें कि गैस में और क्यों होती हैं, ये भी प्रयोगों द्वारा विसर्जन नली से देखा गया है कि दाब यदि बहुत अधिक अथवा बहुत कम है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक निश्चित दाब रहेगा तभी उसके अंदर एक मुक्त पथ बनेगा और जो है अणुओं के बीच में, तो वहाँ धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि गैसों में अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए जो है उसके अंदर धारा तो ऐसे जाती नहीं है। लेकिन अगर एक निश्चित दाब है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तब तो नहीं होगी, लेकिन एक निश्चित दाब है तो निश्चित रूप से उसमें धारा का प्रवाह होता है, दाब, जिसे हम निश्चित दाब परास कह लें। और फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? देखिए, किसी भी ठोस पदार्थ है उसके अंदर, तो ठोस पदार्थ के अंदर हर इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उसमें नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अगर उन घूमते रहते हैं और खाली बीच में उनके स्थान रहता है, उनमें घूमते रहते हैं, तो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में धारा प्रवाहित होती है। जैसे बहुत से कुचालक पदार्थ भी होते हैं, जैसे सुचालक में तो सबसे अच्छा चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्युमिनियम है, फिर पानी है, फिर अम्ल है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत बढ़िया चालक है आपका, फिर पारा है, मानव आपका शरीर भी है, कोयला भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें नहीं होता, आगे देखते हैं उसमें, उसे हम अर्धचालक भी कहते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरे पेपर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर सुचालक नहीं होता है वो। और एक सवाल और पूछता है आपसे, अवोगाद्रो संख्या क्या है? इसे n से हम दिखाते हैं और इसका मान 6.02 × 10⁻26। ये अवोगाद्रो साहब की परिकल्पना थी और जो है इसमें इन्होंने, इनको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं हम। और इसे अक्सर पूछता है कि अवोगाद्रो संख्या क्या है और इसका मान कितना है, तो वही 6 × 10⁻26 ये अवोगाद्रो की संख्या है। और फिर आते हैं तो देखें, अगर अच्छा एक सवाल मिल जाए कोई, जो कि हाँ, श्रांति काल क्या है? श्रांति काल मतलब जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो जब वो रुकता है अपने पथ पे, तो उसी टाइमिंग को आप जो है श्रांति काल कहते हैं। और जो है, और इसी फिर वहाँ से वेग पकड़ता है, तो उस वेग को जो उसकी एक अनियमित गति हो जाती है, तो इसी अनियमित गति को अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो अक्सर ये पूछ लेता है कि अनुगमन वेग क्या है, श्रांति काल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो कोई गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तभी वो गति कर रहा है। और ऋण आवेश है तो तुरंत कहीं टकराएगा, फिर रुकेगा, तो जो रुका तो वो जो रुकने का टाइमिंग है वो उसका श्रांति काल हुआ, और फिर वहाँ से वो फिर एक नियत वेग पकड़ लेता है, तो वो उसका अनुगमन वेग हुआ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का इसे हम श्रांति काल कहेंगे। और इसको हम अगर दिखाएं तो ये टाउ इसको बोलते हैं, टाउ = λ/v/RMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो टाउ बराबर लैम्डा रूट मीन स्क्वायर, ये एक सूत्र भी इसका बन जाता है। और फिर आपसे पूछता है धारा घनत्व क्या है, तो सीधे लिखिए J बराबर धारा बटा जिसके अंदर धारा बह रही है उसका एकांक क्षेत्रफल। चाहे तार के अंदर हो तो πr², गोला तार होगा, गोला मतलब इस तरह से अगर आपका तार है तो ये इसका जो है आपका इस तरह से बनेगा, तो ये इसका πr² इसका एरिया हो जाएगा इस गोले का, और यल इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये इस तरह से कहा जाए तो एकांक क्षेत्रफल A, इसी को हम A कहेंगे। तो धारा घनत्व तो हमेशा आपसे पूछे तो सीधे लिखिए J बराबर I/A। धारा मतलब जिसके तार के अंदर बह रही है उसका एकांक क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल की इकाई तो आप जानते ही हैं मीटर स्क्वायर, और इसका एम्पियर होता है धारा का, तो ये इसका मात्रक भी हो जाएगा। अब आते हैं ओम का नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम साहब ने ये नियम निकाला कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप घनत्व तो उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके अंदर अगर जो धारा बह रही है वह वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका ग्राफ आप देखें तो इस तरह से बनेगा, आपका ग्राफ सीधे एकदम सीधा जाएगा, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। 1826 में इसका आविष्कार ओम साहब ने किया था, इस पर अपनी नियम भी दिया था। वैद्युत प्रतिरोध, ये आप जान ही रहे हैं कि वैद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे हम R से दिखाते हैं। तो V = IR, तो V समानुपाती I होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। तो और यह R जो है किसी भी तार का लंबाई L/A, तो L के R समानुपाती होगा और A के जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। आप फ्यूज वायर लगाते हैं तो तार को अगर आप मोटा दोहरा कर दें तो दोहरा कर देंगे तो तार का लंबाई कम हो जाएगी, तो तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा, लेकिन दोहरा करने से उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान और कम हो जाएगा। तो घर में आप फ्यूज़ लगाते होंगे तो आप देखे होंगे कि तार को मोड़ के लगाया जाता है, 2 ठो मोड़ के लगा के तार लगा देते हैं। तो इससे यही फ़ायदा होता है आपका कि R जो है चूँकि लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल जो है आपका वो उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो अगर तार को दोहरा करके लगा दिया जाए तो L का मान आधा हो जाएगा और A का मान सीधा दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा जिससे उसका जो है प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। एक लाइन में ये सवाल पूछ भी सकता है आपसे। और इसका मात्रक वैद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। ओम साहब ने खोजा है तो इसलिए ओम इसका नाम रखा। वोल्ट/एम्पियर, क्योंकि R = V/I है तो वोल्ट/एम्पियर, और ओम साहब ने खोजा। अब इसकी इकाई में भी देख लीजिए तो मेगा ओम, मेगा मतलब 10⁻6, किलो ओम मल्टीमीटर में हम इसको मेजर करते हैं, किलो ओम 10⁻3, अगर माइक्रो नापना है तो 10⁻⁻6, ये माइक्रो ओम होता है। इसको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से मेगा और ये किलो और ओम का प्रतीक चिन्ह आपका ये है। इस तरह से ओम का प्रतीक चिन्ह भी आप देख लीजिए। वैसे तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, फिर भी एक बार और देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, बहुत साधारण सा, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रतिरोधकता मतलब कि जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा धारा घनत्व, तो तीव्रता बटा धारा घनत्व को हम विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए और प्रतिरोधकता कह लीजिए। और इसका मात्रक भी ओम मीटर में आता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसका मात्रक ओम मीटर। अक्सर पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या है, तो ओम मीटर इसका मात्रक है। उसके बाद वैद्युत चालकता क्या है। वैद्युत चालकता का मतलब ये हुआ कि उसकी चालकता वैद्युत की क्या है। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, वैद्युत चालकता 1/वैद्युत प्रतिरोध। अब इसका मात्रक हो जाएगा ओम की जगह ये ओम होता है आपका, और इसी को उल्टा कर दीजिए तो ये मो, मतलब ये आपका मो, इसे हम मो कह लीजिए। तो इसे उल्टा कर देंगे आप तो मो हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है 1/R, तो इसे हम मो कह लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता तो आपने देख ही लिया। विशिष्ट चालकता अगर आप कहेंगे तो विशिष्ट चालकता मतलब 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता का मतलब उसी को उल्टा कर दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध को। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध को हम इसको दिखाते भी हैं, इसको ऐसे सिग्मा, और ये 1 इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और ये आपका
विशिष्ट चालकता। तो ये इस तरह से इसका सूत्र भी आप लिखेंगे तो ये नंबर आपको मिलने वाला है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे देखें हम तो अर्धचालक किसे कहेंगे, अर्धचालक की प्रतियोगिता क्या होती है। तो अर्धचालकों की अपेक्षा मतलब विद्युत चालकता अर्धचालकों की अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, और परंतु चालकों में अपेक्षा कम रहती है। तो ये अर्धचालक जो होते हैं ये इनको जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रवृत्ता घटती है अर्धचालक की, क्योंकि अर्धचालक उसे कहेंगे कि जिसमें धारा रुक रुक के थोड़ी देर के लिए बहे फिर रुके फिर बहे फिर रुके, तो उसे हम अर्धचालकता कहते हैं, अर्धचालक कहेंगे। तो कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सब अर्धचालक हैं। तो इसमें जो है क्योंकि तीन ही तरह के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो चालक जिसमें धारा बह जाए, अचालक जिसमें धारा ना बहे, और कुचालक जिसमें धारा रुक रुक के बहे। अति चालकता किसमें किसे कहेंगे, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप जैसे आपका तापमान मेजर करने वाला होता है, तो ये तापमान जो मेजर करता है जिसमें बहुत तेज़ी से ताप बढ़ता है और फिर घट के शून्य हो जाता है, तो इसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। और इसी को अति चालकता इसके अंदर पाई जाती है। जैसे पारा में इसी चीज़ होती है। ओमी परपथ किसे कहेंगे, ओमी परपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परपथ, और जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनोमी परपथ। अर्थात ये देखिए ओम का नियम का पालन कर रहा है, और टार्च का बल्ब अगर आप लेंगे तो आपका इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसे घूम के बनेगा, तो ये ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम अनोमी परपथ कहेंगे। विद्युत ऊर्जा मतलब आप किसी भी आवेश को बोल्ट के विभवांतर तार पर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्यू आवेश को किए गए कार्य को हम W बराबर QV कहेंगे। इसका मात्रक भी जूल होगा। अगर इसे आप कैलोरी में निकालना चाहें तो H बराबर W बटा 4.2 जूल कर दें, क्योंकि जूल में रहता है तो 4.2 का भाग कर देंगे तो ये जो है कैलोरी आ जाएगा आपका। वैद्युत शक्ति आप किसे कहेंगे, कार्य करने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं, W/T कह लीजिए, और इसका मात्रक भी वाट होता है, तो वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। और दूसरा यहाँ पर है आपका अश्व शक्ति, आप हार्स पावर अक्सर कहते हैं पंप सेट को हार्स पावर, तो एक हार्स पावर में 746 वाट का होता है। और इसे हम वोल्ट रेट ऑफ यूनिट भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में केवल यूनिट कह लेते हैं। तो यूनिट की संख्या अगर आपको निकालनी है घर में, तो आप देखिए वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो अगर आप 150 वाट का पंखा दिन भर में 5 घंटे चला रहे हैं तो 150 गुणे 5 घंटा बटा 1000, इतने यूनिट आपको तुरंत मिल जाएगा कि आपने कितने यूनिट बिजली खर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और लंबे वीडियो में एक चैप्टर को कवर करना 20 मिनट में, खैर 20 मिनट में एक चैप्टर कवर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और कवर हो ही गया। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे सवाल हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, ये खाली स्थान, फिर टिक मारने वाला आपका आता है, फिर ओम का नियम लागू होता है किस पर, अचालक पे तो होगा नहीं, अर्धचालक भी नहीं होगा, तो आर्क लैंप में भी नहीं होगा, तो इसमें सबके ऊपर अचालकों में भी यूज होगा और अर्धचालक के में भी होगा और आर्क लैंप में भी होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इन सभी में भी अर्धचालक ओम का नियम पालन करेगा। और 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। तो फिर उसके बाद आप आ जाएं, छोटे छोटे सवाल ही हैं आपके। यहाँ पर एक छोटा सवाल और है सत्यासत्य के रूप में। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है और 4 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एकदम सही बात है। तो लंबा नहीं करते हैं सर, 20 मिनट के अंदर ही इसको ख़त्म कर लेते हैं। और पेज भी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ,
और ये आपका एक तरह से खंड का विद्युत ख़त्म हुआ। कल इसमें देखेंगे तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसके अंदर, विद्युत चुंबक। तो चुंबक इस पे ट्रांसफार्मर इसी के सिद्धांत पे काम भी करता है। ट्रांसफार्मर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।